आज के दौर में एक नाम और है जिनको बार बार ये कहा जाता है, उनका नाम बहन कुमारी मायावती है। तो क्या गलत है अगर कोई दलित ये सपना पा रहा है? मैं सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी सपना देखता हूँ और मैं दुनिया में महान आदमी बनना चाहता हूँ। इसका सपना देख रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन सपने रियलिस्टिक होने चाहिए कि अभी कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। तो जो पार्टी अभी कुछ नहीं है उनके पास, अगर सोचे कि हम खुद से सरकार बना लेंगे और हम खुद पीएम सीएम बनेंगे, इसका मतलब है कि प्लान कुछ और है और कहीं ना कहीं किसी को इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ये एक सपना देखना बुरा नहीं है अगर कोई जाति समूह या कोई जाति सपना देखता है कि हमारा सीएम होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री। मोदी जी अपनी जाति का पार्टी बना के सीएम बने हैं, ये बताइए ना। तो मोदी जी तो पिछड़ी जाति के हैं, प्रधानमंत्री तो बन गए, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा देते हैं पिछड़ी जातियों का? यूनिवर्सिटी में एनएफएस ओबीसी क्यों लिखा जा रहा है? एजेंडा होगा और जिस दिन एजेंडा से डेविएट करेगा उसी दिन पीएम से हट भी सकता है। कौन रहा पहला शख्स और कैसे आप, मतलब एक दलित प्रोफेसर होना, दिल्ली विश्वविद्यालय में आना, बिहार से आना। दलित प्रोफेसर तो बहुत है, उसमें थोड़ा दबंग दलित प्रोफेसर डाल दीजिए तब मजा आएगा। कोट कर रहा हूँ कि कई जगह पर लिखा है 5 स्टार टाइप घर में रहते हैं। यही समस्या की जड़ है। कुछ कई बार उसको खाली करवाने की भी कोशिश की। नहीं, खाली कौन करवा लेगा? अगर मैं टूटे हुए मकान झुग्गी झोपड़ी में रहता ना तो अच्छा लगता देख के कि दलित को ऐसे ही रहना चाहिए। और अंबेडकर को, जो कि रिबेल थे, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिबेल अंबेडकर है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस उनको संविधान सभा में लाई, राज्यसभा में लाई, मिनिस्टर भी रखा, ठीक है। और जब वो रिजाइन कर दिए मिनिस्ट्री से तब भी राज्यसभा में रहे। कांग्रेस के क्रिटिक भी थे। तो वो कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए, हर पार्टी को सीखना चाहिए। 2024 में जब संविधान बदलने और आरक्षण को हटाने जैसे नैरेटिव ऑपोजिशन चला रहा था, जिसका तथाकथित नुकसान एनडीए कहता है हमें हुआ, तब भी देश में सबसे ज़्यादा दलित वोट एनडीए को मिला। आरएसएस, मैं खुल के बात करता हूँ, और बीजेपी ये बात समझ चुका है कि इन लोगों को जो है ना, नौकरी शिक्षा ये सब नहीं चाहिए। जात का एक मंत्री बना दो, नेता बना दो, इसी में खुश रहता है। वेबसाइट अखबार उठा के देखें तो संभल की मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बदायूं में मस्जिद, अजमेर शरीफ, तो ये क्या विरोधाभास है? जबकि सरसंघ चालक का कहा हुआ तो पत्थर पे लकीर होता है। ये इनके दर्शन में है। 100 मुंह है ना, 100 मुंह है। कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरोप ये कि बिल फाड़ देने वाले वही हैं, और उसके बाद जाति जनगणना की बात करें। राहुल गांधी को कैसे आप रेट करें? 20 साल में राहुल गांधी का एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ा है। 92 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फिक्स कर दिया था कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, हम आरक्षण को आगे लेके जाएंगे। सीमा तो ऑलरेडी तोड़ दिया बीजेपी ने। 50% का सीमा टूट चुका है, 10% ईडब्ल्यूएस आ चुका है। आपको लगता है कि मुस्लिम आरक्षण भी इस देश में प्रैक्टिकल है? मुसलमान को तो बेचारा को वो हालत करके रख दिए हैं कि वो खाली ये कहता है भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा फ्रिज मत चेक करना कि कौन सा मांस रखा हुआ है। इतिहास से सिर्फ हम ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, लेकिन इस देश के विश्वविद्यालयों में ऐसे इतिहासकार और प्रोफेसर हैं जो ये बताते हैं कि आखिर इतिहास कैसे वर्तमान को बदल देगा। ये भी बताते हैं कि जो वर्तमान है उसे इतिहास में कैसे देखा जाएगा। क्या पीड़ित, हिंसा और प्रताड़ना ही इसका इतिहास बनेगा, या संघर्ष, सुशासन, या कहें कि समानता विजयी होगी? ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं, हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहासकार और कई किताबों के लेखक प्रोफेसर रतन लाल आज हमारे मंच पर मेहमान हैं। प्रोफेसर रतन लाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। एक सवाल जो मैं जिससे शुरू करना चाहता हूं आपसे बातचीत, लंबी बातचीत करेंगे, आपके जीवन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक ट्वीट या कहिए एक्स पर एक पोस्ट जो पिन है आपका, मैं उसको पढ़ के जरा बताता हूं। लिखा है कि कांग्रेस जलता हुआ घर है और बसपा उजड़ता हुआ जहाज, एक अंधभक्त खाडर। नोट, जलते हुए घर में अभी भी 100 सांसद हैं, 3 राज्यों में सरकार है और उड़ते हुए जहाज में सिर्फ एक राजपूत विधायक। बाकी जोर से बोलो नेक्स्ट पीएम। तो सवाल मेरा ये है कि राजनीति क्या है आपकी? चलिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं घेर लिया गया हूँ। अकेले में बैठा हूँ, पूरी मंडली यहाँ पत्रकारों की, बड़े बड़े पत्रकारों की है। मैं अदना सा आदमी हूँ, आपने मुझे बुला लिया, यही मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। खैर, बहरहाल
मैं डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट कर रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, लिखा है कि एकांगी राजनीति कभी सफल नहीं होगी और बगैर सोशल पॉलिटिकल अलायंस के दलित के बारे में डॉक्टर अंबेडकर बार बार ये कह रहे हैं ना कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। तो जो माइनॉरिटी है वो कैसे क्लेम कर सकता है कि हम सरकार बना लेंगे, पीएम बनेंगे और सीएम बनेंगे, जब तक कि सोशल अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियाँ हैं, उनकी हिम्मत नहीं अकेले चुनाव लड़ने की। तो जो पार्टी अभी कुछ नहीं है उनके पास, अगर सोचे कि हम खुद से सरकार बना लेंगे और हम खुद पीएम सीएम बनेंगे, इसका मतलब है कि प्लान कुछ और है और कहीं ना कहीं किसी को इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए जो कैडर है ना, जो कैडर कैंप्स करते हैं बहुत सारे लोग, चाहे किसी भी तरह के कैडर में आप देख लीजिए, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, दक्षिण पंथ हो चाहे ये दलित पंथ हो, कैडर में जो है ना वो कोई साइंटिफिक नॉलेज, टेम्परामेंट साइंटिफिक बढ़ाते नहीं हैं। घिसी पिटी बातें, रिपीटेडली एक ही बात कहते रहते हैं और उसमें कोई, इसलिए उससे कोई साइंटिफिक किताबें नहीं आई है ना, कोई किताब उससे पब्लिश नहीं हुई, कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं पब्लिश हुआ, कोई रिसर्च जर्नल पब्लिश नहीं हुआ। तो राजनीति बहुत गंभीर काम है ना, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। और मैं अंबेडकर को अगेन कोट कर रहा हूँ कि किसी को अगर राजनीति करना है, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जब लास्ट में रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने बनाया था, तब उन्होंने एक रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला था, उसका बाकायदा सिलेबस उन्होंने तैयार किया था कि किसी को पॉलिटिक्स करना है तो उसे पूरा लैंग्वेज आना चाहिए, उसको ऑरेटर होना चाहिए, उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये तमाम बातें अंबेडकर ने कही है और मैं समझता हूँ कि मैं करीब 700-800 वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेज में मैं बना चुका हूँ। और इसलिए कि पढ़ना ज़रूरी था कि अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं उनके राइटिंग स्पीचेस को नहीं पढ़ेंगे तो भारत की जो राजनीति की जो पेचीदगी है उसको कैसे समझेंगे। तो अगर ये देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर के जो प्राथमिक श्रोता थे, जो प्राइमरी ऑडियंस थे, वो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग थे और उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर निगोशिएट करते थे, इसके लिए मेमोरेंडम लिखते थे, ज्ञापन देते थे, बातचीत करते थे, वायसराय से बातचीत करते थे, जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करते थे, संविधान सभा में गए तो आखिर पूरा डिबेट हुआ ना। तो अब दलित राजनीति में संवाद गायब है ना। कोई लीडर को आपने देखा है कि वो जाके पीएम को मेमोरेंडम दे रहा है, डेलीगेशन लेके जा रहा है मिलने, दलित राइट्स पे बात कर रहा हो या एट्रोसिटीज हो रहा है उसको उठा रहा हो। तो आजकल एक्स आ गया ना, चिड़िया का ज़माना है। तो लोग समझते हैं कि उसी से वोट भी मिल जाएगा, उसी से आंदोलन भी हो जाएगा, उसी से जस्टिस भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं दलित पॉलिटिक्स का क्रिटिक भी हूँ। देखिए, समीक्षा करना और भर्त्सना करना में अंतर होता है ना। मैं समीक्षक हूँ, समीक्षा करता हूँ और मेरे पास आके देखिए पूरा लिटरेचर मिलेगा ना, पूरा कांशीराम जी के जितने भाषण का संकलन है 11 वॉल्यूम में है। हमारे मित्र हैं अभय दुबे साहब, उनकी किताब है, सारा मैं कलेक्शन कर रहा हूँ कि पहले लेट हिम रीड, पढ़िए, समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आजकल दलित राजनीति में पढ़ना लिखना कम हो गया है और सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति हो रही है। यही कारण है कि रूलिंग एलिट समझ चुका है कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहा है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहा है कि जब सरकार बनेगी तब सब कुछ हम रिस्टोर कर लेंगे। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है। जो पहले से था उसी को रिस्टोर कर लो, उसी को बहाल कर लो, उसी में बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा जी। तो इसलिए वो क्रिटिक एक सरकाज़्म है वो बेसिकली। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो एक विशेष व्यक्ति को लेकर है? क्योंकि हम या तो बाबू जगजीवन राम को लेकर एक बार सपना पाला गया कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए। आज के दौर में एक नाम और है जिनको बार बार ये कहा जाता है, उनका नाम बहन कुमारी मायावती है। तो क्या गलत है अगर कोई दलित ये सपना पा रहा है? मैं सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी सपना देखता हूँ और मैं दुनिया में महान आदमी बनना चाहता हूँ, इसका सपना देख रहा हूँ मैं। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन सपने रियलिस्टिक होने चाहिए, सपने रियलिस्टिक होने चाहिए। दूसरी बात है कि दलित राजनीति में देखिए, बहुसंख्यक जो बहुजन बना था शब्द, वो एक पॉलिटिकल अलायंस था, है ना। विभिन्न जातियों के आपने नेता इकट्ठा कर लिए और बहुजन बन गया। वो कल्चरल अलायंस नहीं था। तो इसलिए जब वो टूटा तो दलितों पे एट्रोसिटीज भी बढ़ी, तो वो फिर जात जात की पार्टी बन गई, जात जात की पार्टी बन गई ना। तो जात जात की जब जितनी पार्टियां बनेंगी उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा बीजेपी को होगा।
तो ड्रीम्स रियलिस्टिक ड्रीम्स देखने चाहिए ना, कि जो हम अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी ब्राह्मण संगठन ने, चाहे किसी ब्राह्मण को या किसी ठाकुर को, आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं, कहते सुना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे पहले। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? इट इज मेयरली अ पोस्ट, डेजिग्नेशन और द एजेंडा। एजेंडा क्या है आपका? आपका यूएसपी क्या है भाई? क्या मैनिफेस्टो है? ये कह मैं इस पे आपको रोक देता हूं। नहीं, ड्रीम्स देखने चाहिए। ड्रीम्स देखने के लिए सर, मैं आपकी साहब बातों से एक सेकंड, लेट मी फिनिश। 272 सांसद चाहिए जी। चाहिए, तो कहां से लाएंगे? इसका गणित आप बताएंगे? क्या खाली नारे लगाने से हो जाएगा? दूसरा, अगर नहीं तो आपको किसी न किसी अलायंस में जाना पड़ेगा, और कम से कम रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन आपके पास होने चाहिए, तब जाके ना एक स्थिति होगी। कि सिर्फ नारे लगाने से बन जाएंगे तो हम भी लगा लेते हैं, आप भी लगा लीजिए, कुछ होम मिनिस्ट्री तो मिल ही जाएगा नारे लगाने से। पार्टी बना लेते हैं, 2 आदमी मिलके 3 पार्टी आजकल बन रही है, एक अलग अलग, 2 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बन रही है, तो ऐसे पीएम सीएम बनेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ओबीसीज ने भी तो ये सपना देखा ना। इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, और लगातार हर राज्यों में जहां पर कथित सवर्ण जात के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ये कहती है कि नहीं, यहाँ पर ओबीसी होना चाहिए, और कई जगह उन्होंने प्रयोग भी किया, सवर्ण को रिप्लेस करके ओबीसी दिए, ओबीसी सीएम की संख्या बढ़ रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एक सपना देखना बुरा नहीं है? अगर कोई जाति समूह या कोई जाति सपना देखता है कि हमारा सीएम होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री। मोदी जी अपनी जाति का पार्टी बना के सीएम बने हैं, ये बताइए ना। पूरा संघ परिवार का 100 साल का मेहनत है उसमें, ठीक। और मेरे बारे में सोशल मीडिया, गूगल आपका बहुत कम बताता है। 90s से ये बात मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। वर्णाश्रम धर्म क्लासिकल फॉर्म में कभी रहा है क्या? नहीं रहा है। राजा अगर बन गए, मौर्य कोई क्षत्रिय नहीं थे, गुप्ता कोई क्षत्रिय नहीं थे, जितने मुगल एम्पेरर हुए कोई क्षत्रिय नहीं थे। 1000 साल शासन रहा ना, 900 साल, वो क्षत्रिय थे क्या? लेकिन हुकूमत चलाई। वर्णाश्रम धर्म के पूरे दर्शन को समझिए। राजा कोई भी हो, लेकिन आपका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, यही है वर्णाश्रम धर्म। तो इसीलिए हर युग में वो वर्णाश्रम धर्म बना रहा, और यहाँ के रूलिंग एलिट ने सारे शासन के साथ कोलैबोरेशन करके चलाया। क्या मुगल काल में कोई यूनिवर्सिटी खुली? क्या कोई सोशल विद्रोह हुआ? भक्ति परंपरा से रविदास, कबीर, ये तमाम लोग आ रहे थे, ठीक है। तो मोदी जी तो पिछड़ी जाति के हैं, प्रधानमंत्री तो बन गए, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा देते हैं पिछड़ी जातियों का? यूनिवर्सिटी में एनएफएस ओबीसी क्यों लिखा जा रहा है? एजेंडा होगा किसी और का। और ये 90s से मैं ये बात कह रहा हूँ, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, कि सोशल इंजीनियरिंग आरएसएस बेहतर तरीके से समझता है। व्यक्तिगत मुक्ति के लिए स्पेस वहाँ पे है, वर्णाश्रम धर्म में भी है कि आप व्यक्तिगत मुक्ति तो हो सकती है, आप वीसी भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति है, अभी ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, पहले दलित राष्ट्रपति थे, लेकिन आपको काम करना होगा हमारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से। तो इसमें मुझे कोई नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी जी अपनी पार्टी बना के, भाई आरएसएस के तो 100 संगठन है, कहता है ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो सब कुछ दिख रहा है क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अब झंडे वाला पे तो जाके देखिए 7 स्टार बिल्डिंग खड़ा हो गया वहाँ पे। तो एजेंडा रहना चाहिए आरएसएस का, भले दलित को भी पीएम बना सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, इट इज़ पॉसिबल। और जिस दिन एजेंडा से डेविएट करेगा उसी दिन पीएम से हट भी सकता है। तो जब तक किसी पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो कैसे उसको समझेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि रियलिस्टिक ड्रीम्स देखने चाहिए। और रियलिस्टिक ड्रीम्स ये है, डॉक्टर अंबेडकर रियलिस्टिक ड्रीम्स देखते थे। उनके सेंट्रल जो पूरा पॉइंट है क्या है? वन थिंग ओनली, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन अब क्या हाल है पता है? वही खत्म हो रहा है, किसी दलित नेता की आवाज नहीं निकलती है उस पर। रोजगार खत्म हो रहा है, पूरा आधा प्राइवेटाइज्ड हो गया। भाई दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन जो कि उनको चंदा देता है, वोट भी देता है, वो कैसे हुआ? पब्लिक सेक्टर यूनिट से हुआ। और पब्लिक सेक्टर यूनिट से कैसे हुआ? अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। दलितों को कोई जिम्मेदारी थी, कोई रजवाड़े थे, कोई बैंकर था, कोई अरबपति था, सरकारी नौकरियों से उनको मिडिल क्लास बना। वही मिडिल क्लास को तोड़ा जा रहा है। तो 10 साल बाद वेट, और आज की तारीख याद रखिएगा,
35 से 40 के बीच ये जो नौकरी पेशा, जो चंदा देने वाला, हल्ला करने वाला वर्ग तैयार हुआ था ना, वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नौकरियां प्राइवेटाइज होगी तो चंदा भी ना मिलेगा, ना वोट मिलेगा। चलिए, आपने सपनों की बात की और चूंकि आपने अंबेडकर का जिक्र किया तो दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक देख रहे हैं, कि प्रोफेसर रतनलाल का अपना एक यूट्यूब चैनल है अंबेडकर नामा के नाम से, जहां पर आप जाके डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन चूंकि सपनों की बात हो रही सर, तो जो मेरी जानकारी है कि बिहार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कितना आसान रहा आपके लिए? क्योंकि हम राजनीति पे भी बात करेंगे, लेकिन कौन रहा पहला शख्स और कैसे आप, मतलब एक दलित प्रोफेसर होना, दिल्ली विश्वविद्यालय में आना, बिहार से आना, ये आसान नहीं होगा। जरा बताइए दर्शकों की कैसे। आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ मैं। कर दीजिए। दलित प्रोफेसर तो बहुत, उसमें थोड़ा दबंग दलित प्रोफेसर डाल दीजिए, तब मजा आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, मतलब जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, हम बात करेंगे उस सफर तक का भी, जब आप जेल तक गए। लेकिन जरा बताइए शुरुआत कैसी रही? बचपन से थोड़ा सा विद्रोही किस्म का आदमी रहा हूँ, और यकीन मानिए कि कई बार अपने पिताजी की भी नहीं सुना। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माता जी का नहीं सुना, भाई किसी का कुछ नहीं सुना। तो विद्रोही लोग थोड़ा ऐसे ही होते हैं कि स्टेटस को तोड़ते हैं। तो कल मैं अपने स्टाफ रूम में था, और कल नहीं आज ही था मैं, तो टीचर्स काफ़ी इकट्ठे थे। तो मैंने एक बात कही कि दुनिया के किसी शहर में मुझे 2 साल के लिए छोड़ दो, उस शहर में हलचल ज़रूर होगा, तालाब का पानी शांत नहीं रहेगा, उसमें तरंगे ज़रूर आएंगे। लोग चाहते हैं कि सोसाइटी स्टेटस को रहे, यथावत चलता रहे जैसे है, तो मैं उसमें यकीन नहीं रखता। तो मेरा घर मुजफ्फरपुर में है, पहले गांव में पढ़ाई हुई, वहाँ से पश्चिमी चंपारण गया, फिर लौट के गांव आया। मेरे पिताजी छोटी सी मामूली नौकरी करते थे, इनकम टैक्स में क्लर्क थे। तो वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर में पढ़ाई की 10th तक। उसके बाद वहाँ से मुजफ्फरपुर बड़ा उस समय डिस्टर्ब जोन था, 80s 90s का सोचिए। वहाँ से चला गया फिर मोतिहारी, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, वो तो पूरी चैप्टर वाइज लिखी जाएगी। एक विद्रोही दलित की कहानी तो बड़ी लंबी होती है ना, कहाँ कहाँ लड़ना पड़ा है, कितने मुकदमे झेलने पड़े हैं, कितने पुलिस से ये हुआ है, बहुत कहानी लंबी है, शॉर्ट कर देता हूँ। तो फिर चंपारण चला गया। मैं जहाँ पे रहता था वो MS कॉलेज वहाँ का चर्चित कॉलेज है। तो उनके रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में, भोलानाथ सिंह बड़ी चर्चित प्रिंसिपल हुआ, जो बिहार से फैमिलियर होंगे वो जानते होंगे उनका नाम। तो उन्हीं के घर में मैं रहता था। उनके लड़के पढ़ते थे रामजस कॉलेज में, हिस्ट्री, महेश उनका नाम है। और तो वो जब उनको, पहले तो आजकल UPI है ना, उस समय तो था नहीं, या मनी ऑर्डर या फिर आपको ड्राफ्ट बन के आता था 800-1000 रुपये, उसी में लोग 1 तारीख के बाद जो है ना, पापा जी बहुत याद आते थे कि 7 तारीख तक कब ड्राफ्ट आएगा। तो चूँकि वहाँ कोई नहीं था, तो मुझे ही ड्राफ्ट सब भेजना पड़ता था, रामजस कॉलेज ये वो सब लिख के। तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा आया कि भाई अब मैं नौकरी वोकरी करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे सरकारी नौकरी या इंस्पेक्टर बन जाओ, BDO बन जाओ, उसमें मेरी बचपन से दिलचस्पी नहीं थी। तो उनको देखते देखते मुझे लगा कि चलो अब दिल्ली चलना चाहिए जरा मुझे भी पढ़ने। जब दिल्ली से लौट के आते थे वो, चंपारण की बात कर रहा हूँ, इस चंपारण, तो उनके पास लेम्ब्रेटा स्कूटर होता था। तो जब लेम्ब्रेटा स्कूटर की आवाज़ आ जाए तो समझ आ जाता था कि महेश आ गया दिल्ली से। हम लोग 3 आदमी उसी पर बैठ के पूरा मोतिहारी घूमते थे। तो ललक हुई कि चला जाए दिल्ली पढ़ने। तो पिताजी से मैंने कहा, तो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था ही, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भेजेंगे। 1 साल इंतज़ार किया। दूसरे साल मैं पूछा भी नहीं कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, अपना सर्टिफिकेट उठाया, बैग पैक किया और माँ से पैसे लिए 2000 रुपये, दिल्ली में चला आया। पूछा भी नहीं कि आपको हम जाएं कि नहीं जाएं। जब यहाँ आ गए तो अब रहें कहाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने दिल्ली पहले आया ही नहीं था। एक बैग लेके अकेला शहर में मुरारी हीरो बनने चल दिया था, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे गांव के लोग लाजपत नगर में, वहाँ कसीदा का बहुत काम होता है, एम्ब्रॉयडरी जी। तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग हैं। आज शायद मैं जाऊँ रहने के लिए, जो माहौल है तो हो सकता है मुझे नहीं रखे हों, लेकिन उस समय उन्होंने, इस्माइल उनका नाम है, इस्माइल चाचा हम लोग कहते थे, 1 महीना रखा, बाकायदा खाना खिलाया, स्कूटर में बैठा के पूरा PGTAB, देशबंधु, JNU, जितना साउथ कैंपस के कॉलेज हैं पूरा घुमाया। मुझे सब कॉलेज अच्छा ही लगता था, मुझे पहले एडमिशन तो हो जाने दो। तो 1 महीना मैं रहा वहाँ पर।
और उन्होंने पूरी मेरी देखभाल की, खाना खिलाया। और इस ज़माने में, आजकल के ज़माने में तो दिस इज़ हाउ वी लर्न सेकुलरिज्म, कि ये मेरे लिए पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं है। मेरे गांव में भी आधा हिंदू मुसलमान है, तो पहले तो ईद पे लोग आते जाते थे, दिवाली ईद पे। अब तो पता नहीं क्या है, अब तो हर जगह आप कुछ ना कुछ फ्रीज में कुछ ढूंढ ही रहे हैं, कौन सा मांस है। तो इस तरह से मैं दिल्ली आया था पढ़ने। उसके बाद उस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में अप्लाई होता था, आज जैसा नहीं है। वो एक फॉर्म मिलता था भर के, वहीं डालिए। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि स्टीफेंस कॉलेज बेहतर है कि देशबंधु कॉलेज बेहतर है। हाँ, सीरियसली कह रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया, मतलब किसी कॉलेज में मिल जा, पढ़ना तो मुझे ही है ना। अगर टीचर लोग ठीक मिल जाएगा तो किसी कॉलेज से पढ़ के निकल लूँगा। तो फिर मेरा देशबंधु कॉलेज में नाम आ गया, वहीं मैंने बीए की। बहुत शानदार टीचर्स मिले, बहुत शानदार दोस्त मिले, और थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का था, तो चाहे बिहार में भी नहीं डरा और दिल्ली में भी नहीं डरा, डरने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मुझे बिहार में भी लोग कहते हैं कि तुम इतना अकड़ के साथ रहते हो, डर नहीं लगता है? हमें कदापि नहीं। यहाँ भी वैसी रहा, जो सामने बैठा हूँ, तो अब मैंने ही पहले ही आपको राइडर ऐड कर दिया, तो यहाँ भी वैसे ही बैठा हूँ। तो आदमी का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो समझौते नहीं करते हैं, एटलीस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। तो शायद उसी परंपरा में मैं भी हूँ। यहाँ से फिर मास्टर्स किया, DN झा, प्रोफेसर श्रीमाली, ऐसे टीचर मेरे गुरु रहे। शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे, सुमित सरकार को सुना, आर एस शर्मा को सुना, रणधीर सिंह को सुना। तो हमारी परंपरा उस तरह, उसी बौद्धिक परंपरा में हमारी ट्रेनिंग हुई। अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो ग्रेजुअली एक एक वर्ड करते करते 4-5 साल में पूरा लैंग्वेज, एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्डअप हो जाना चाहिए। बाकी तो आप सीख ही लेंगे। तो 4-5 साल में अंग्रेज़ी भी सीखी, नौकरी भी मिल गया पहले डिपार्टमेंट में 5 साल के लिए। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग में मैं 2 साल पढ़ाया परमानेंट। तो DN झा को लगता था कि बेहतर कर सकता है। माई टीचर, हिस्ट्री में एक खास बात है जी, क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को पकड़ लेता है किस लेवल का है ये। तो उन्होंने, मेरे एक टीचर ने कहा, PK चौधरी नाम है, BA फर्स्ट ईयर में ही था, कि तुम UPSC का एग्ज़ाम मत देना। तो मेरे मन की बात उन्होंने कह दी, बिहार का लड़का हिस्ट्री पढ़ रहा, UPSC नहीं दो, इट इज़ अ क्राइम, यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। बिहारी IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैं, हाँ सीरियसली कह रहा, तो मैं फादर को बोल दिया कि अच्छा, मेरे भाई सब इंस्पेक्टर हो चुके थे, फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उस समय। तो उनको लगता था कि बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो थोड़ा जिला उला में जो है माहौल ठीक रहेगा। भाई पुलिस में थे तो समझते थे IPS बन जाएगा तो ठीक रहेगा माहौल। मैंने रिबेल कर दिया, हम लेकिन देता ही नहीं, जाओ। क्योंकि एक ही लाइफ है, मेरी समझ है। और मैं ये बात समझ चुका था कि एकेडमिक्स में फ्रीडम है सोचने, समझने, बोलने, लिखने की, और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता था। कि मेरे लिए आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कि हम 60 साल में रिटायर होने के बाद हम नहीं जाएंगे फिर लिखने। तो खैर बाद में बहुत नाराज़गी जाहिर है। अरे वो दलित परिवार का, जहाँ पे IAS बनने के लिए रिजर्वेशन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं था, और मैं इंग्लिशाइज कोई मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो अगर ये कह दे कि मैं UPSC नहीं दूंगा और मैं यहाँ लेक्चरर बनूंगा, तो इस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। फादर के ऑफिस में, यार बेटा कार्ल मार्क्स बन गया, लेनिन बन गया, ऐसे बोलते थे। मतलब कोई बात नहीं, जस्ट वेट। तो इस तरह का पूरा सब रहा। अब चलिए ठीक है, जो हूँ। नहीं, आप जो हैं वो हैं, लेकिन जैसे आपने चर्चा किया कि जब आप सर्च करिए गूगल पे तो बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आती भी हैं। एक लाइन आता है कि 2 लाइन बहुत क्लियर आती है जब आपके बारे में गूगल सर्च किया, आप भी कर रहे होंगे। एक तो पहला विवादित, ये सब बहुत आता है, उस पर मैं सवाल लूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आती है हर बार, बड़ा आलीशान घर है। मैं कोट कर रहा हूँ कि कई जगह पर लिखा है 5 स्टार टाइप घर में रहते हैं। यही और समस्या की चर्चा जड़ ये भी है। है, कुछ कई बार उसको खाली करवाने की भी कोशिश की। नहीं, खाली कौन करवा लेगा, इसे तो बताइए मजाक जरा, थोड़ी है घर क्या है? और लोग कहते हैं कि आपने खुद बनाया वो। मैंने बनाया नहीं है, Renovate बोले करा। अच्छा आलिशान, वो अखबारों में भी देखता हूँ, सोचने लिखा रहता है। मतलब यही समस्या की जड़ है। अगर मैं टूटे हुए मकान, झुग्गी झोपड़ी में रहता ना, तो अच्छा लगता देख के कि दलित को ऐसे ही रहना चाहिए।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो खैर वो मकान मुझे मिला था, वो हेरिटेज बिल्डिंग है, ठीक है। और मैं इतिहास का छात्र हूँ, मुझे हेरिटेज से मोहब्बत है। और बहुत सारे लोग को इसका मतलब नहीं समझ में आता है, वो समझता है बिल्डिंग तोड़ के नया बना दो तो कोई महान काम कर रहे हो। मैं वैसा नहीं समझता। और यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिए गए। अगर मैं वहाँ पे वाइस चांसलर होता, चाहे किसी पोजीशन पे होता, तो मैं जितना में कंस्ट्रक्शन हुआ उससे ज़्यादा पैसा लगा के उसको रिस्टोर करता मैं। तो मकान जब मुझे मिला था तो इट वॉज एब्सोल्युटली इन डिलापिडेटेड कंडीशन, अबाउट टू कोलैप्स। मिल गया, मिले चलो कोई बात नहीं। मैं तो इसीलिए खुश था कि जगह बहुत है, हेरिटेज बिल्डिंग है, बन जाएगा। तो जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो उस समय मेरा कॉलेज का जो ग्राउंड है वो भी एक वेन्यू था। तो सरकारी पैसे से तो पूरा कॉलेज रेनोवेट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहाँ एक टूटा सा खंडहर है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसको भी अच्छा दिखना चाहिए। तो मैंने कुछ लोन लिए, कुछ दोस्तों से लिए, फर्स्ट राउंड रेनोवेशन उस समय करवाया। और यकीन मानिए सब लीडिंग अखबारों ने फ्रंट पेज पे खबर छापी हो कि मैंने अपने जेब से उस समय 10-12 लाख रुपए खर्च किए थे कि हिस्ट्री टीचर एज ए हेरिटेज कीपर। तो मैंने कहा पैसा मेरा वसूल हो गया, यू रिकग्नाइज्ड इट, दैट्स इट, ओवर। फिर लॉकडाउन के समय थोड़ा ठीक ठाक कराया तो रहने लायक है, ठीक है। मैं ठीक ठाक करा के रह रहा हूँ और कॉलेज को दान दे के हैंड ओवर करके चला जाऊँगा। बाकी तोड़े क्या करे वो जाए। तो करीब 30-32 लाख रुपए खर्च कर चुका जेब से। हाँ, ये तो छपा हुआ है हर जगह की, बहुत पैसा खर्च किया है। तो अच्छा लग रहा है। जिस घर में, एक बार सोचो, मिडिल क्लास माइंडसेट के बियॉन्ड जाओ कि पैसा बचा कर जिंदगी में 3 रूम का एक फ्लैट खरीदोगे, उसी के लिए पेट काट काट के रहना, वो दाल चावल खा के टाइम निकालना, तो ये कोई मतलब है? भाई जिस मकान में मुझे 38 साल रहने हो वो मेरा ही घर तो है। मतलब लाइफ का प्राइम टाइम है आप जहाँ पे 28 साल से लेके 65 साल तक जिस मकान में रहो, तो ये अगर फीलिंग आए ना तो लोग थोड़ा लाइफ स्टाइल थोड़ा बदल ले। अच्छा मेरा क्या है, रिटायर होऊंगा, बैग उठाऊंगा, बैग लेके आया था, बैग उठाऊंगा, गांव में चला जाऊंगा, ज़मीन है वहाँ घर बना के रह लूँगा, क्या ज़रूरत है दिल्ली में रहने की। वैसे ही बहुत पॉल्यूटेड सिटी। नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव, मैं कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सारा काम छोड़ के दिन रात खड़ा नहीं रहूँगा, इससे आगे पीछे नहीं डूलूँगा। हमारा काम राइटिंग का भी है ना। वो मीडिया वाले आपके जो है ना मेरे विवादित सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन किताबें कितनी पब्लिश्ड हैं और कितने आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, उसके अलावा क्या क्या मैंने काम किया है वो थोड़े ही बताएंगे। बताने में तो थोड़ा लाज लग जाएगा ना। नहीं, एक बार आप चुनाव भी लड़े बिहार में। छोड़िए, लड़ लिए, उसके बाद मैं आया, फिर अपने एकेडमिक्स में लग गया। मेरा जो ओरिजिनल काम था, क्योंकि जिस मेरे रूममेट होते थे हॉस्टल में जी, वो यूपीएससी क्लियर कर गए और बार बार मुझे फॉर्म ला के देते थे कि तुम भर, तू आईएएस होगा ही होगा। तो रात में हम लोग जब 2 बेड लगे होते थे तो सोते थे, तो मैं कहता था कि सर ऐसा है, हम जो रास्ते पे चल रहे हैं ना वो 100 मीटर 3 घंटा में भी पहुँचेंगे ना तो फर्स्ट हम ही आएंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप का दुनिया जो है ना 20-25 साल लेता है भाई साहब। वो ये नहीं कि यूपीएससी पास कर गए, 2 दिन ढोलक बजा कि भाई ये आईएएस हो गया, तीसरे दिन के बाद जो है ना सब ओके रूटीन लाइफ है। हमारी दुनिया का, आपकी दुनिया का जर्नलिस्ट बनने में 20 साल मैच्योरिटी टाइम लगता है, या किसी एडवोकेट को बनने में टाइम लगता है, किसी एकेडमिशियन को बनने में टाइम लगता है। तो हमारा स्टारडम तो 45 के बाद शुरू होता है और उसके लिए 20 साल आप लगातार। मेरे गुरु डीएन झा कहा करते थे कि जब तक कमर और कुर्सी एक नहीं करोगे ना तब तक रिसर्च नहीं होता है। आप लोग भी रिसर्च ही करते हैं ना जी। तो इसका दूसरी दुनिया है एंड आई लव इट। प्रोफेसर भी बहुत होंगे, प्रोफेसर भी होना बहुत बड़ी बात। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, अपना क्लास लिए दाल भात खा के रेस्ट मारते। कई सारे प्रोफेसर राज्यसभा भी चले गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इरादा है आपका, मन करता है? नहीं नहीं, देखिए क्यों नहीं मन करेगा, राजनीति कोई बैड चीज़ थोड़ी है। अगर अच्छे लोग वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं, उसके लिए पार्टी के प्रति निष्ठा भी दिखानी पड़ती है। पार्टी कोई मुझे बोलेगा तब ना, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। और तब तक मैं 4 साल खाली निष्ठा में रहूँ तो मेरी किताबें कौन छापेगा? किताबें मेरी कौन छापेगा? तो ठीक है, मैं आई एम नॉट अपोलिटिकल,
IMF, लेकिन राजनीति में आजकल जो जिस तरह चल गया है, पूरा पैसे का खेल है, सिफारिश, टिकट, कट पेस्ट सब चलता रहता है, तो उतना मैं अपने सक्षम नहीं समझता कि मैं पैसे भी इंतजाम कर लूँगा और जाके दिन भर खड़ा रहूँगा कि सिर्फ टिकट दे दीजिए। ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कि मैंने पहले ही कहा ना कि थोड़ा सा रिबेल तरह का हूँ। एक बात बताइए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या हो गया है? अंबेडकर जिंदगी भर लड़े कांग्रेस से जी, और अंबेडकर को, जो कि रिबेल थे, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिबेल अंबेडकर है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस उनको संविधान सभा में लाई, राज्यसभा में लाई, मिनिस्टर भी रखा, ठीक है, और जब वो रिजाइन कर दिए मिनिस्ट्री से तब भी राज्यसभा में रहे, कांग्रेस के क्रिटिक भी थे। तो वो कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए, हर पार्टी को सीखना चाहिए कि आखिर आप जब तक रिसर्चर, रिबेल, जो लोग काउंटर आर्गुमेंट कर सकता है, क्या उसकी ज़रूरत आपको नहीं है? नहीं मतलब अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे? फिर अभी तो विपक्षी पे खतरा है बेचारा, लोकतंत्र कहाँ जाएगा पता नहीं। तो राजनीति कोई, मैं इसकी बुरी चीज़ नहीं मानता, और लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा काम है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, ही वॉज ए मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड स्कॉलर, इंस्टीट्यूशन बिल्डर, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एवरीथिंग। तो राजनीति एक काम है, उसके अलावा भी बहुत काम है। जी, थोड़ा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। आप कहते हैं कि दलित समुदाय को दक्षिण पंथ के साथ विरोध की नहीं, युद्ध की मुद्रा में होना चाहिए। लेकिन चुनावों पे जब नज़र डालते हैं तो एनडीए को सबसे ज़्यादा दलित वोट मिलता है। जी, 2014 में तो 40% से ज़्यादा था। 2024 में जब संविधान बदलने और आरक्षण को हटाने जैसे नैरेटिव ऑपोजिशन चला रहा था, जिसका तथाकथित नुकसान एनडीए कहता है हमें हुआ, तब भी देश में सबसे ज़्यादा दलित वोट एनडीए को मिला। क्यों होता है ऐसा? नहीं, मैंने पहले इशारों में इसका जवाब दिया है बिल्कुल। कि व्यक्तिगत मोक्ष के लिए तो यहाँ रास्ते खुले हुए हैं, और आरएसएस, मैं खुल के बात करता हूँ, और बीजेपी ये बात समझ चुका है कि इन लोगों को जो है ना, नौकरी, शिक्षा, ये सब नहीं चाहिए। जात का एक मंत्री बना दो, नेता बना दो, इसी में खुश रहता है। ये रूलिंग, देखिए, ब्राह्मणवाद को खाली दिन रात गाली देने से थोड़ी होगा, उनके मोडस ऑपरेंडी को समझना पड़ेगा ना। दलित राजनीति को देखिए ना, तो कुछ लोग खाली दिन भर विदेश ब्राह्मण को भेज देंगे, है ना, ये सब नारे लगाते रहते हैं। नहीं, ये तो पूरा एंटी अंबेडकर स्टैंड है ना, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड है। इनफैक्ट वंस दिस सिटीजनशिप वाज डिसाइडेड कि यहाँ जो लोग हैं भाई सब, तो आप मतलब तीर चलाना इधर चला रहे हो, इधर, समझ रहे हैं? तो मैंने जो जिस वीडियो का आपने जिक्र किया है, जहाँ मैंने बोला है, मैंने ये भी कहा है कि दलित नेता लोग जो है ना, हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। बिल्कुल कहा है आपने, है ना। तो पालकी ढो रहे हैं, लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में उनका हश्र क्या होगा, ये उनका एहसास नहीं है, क्योंकि इतिहास पढ़ते समझते नहीं है। आज नौकरियां खत्म होगी, कल शिक्षा खत्म होगी, परसों उनको भी बोला है कि आपको लड़ने की क्या ज़रूरत है, चलिए हटिए यहाँ से, हो गया आपका काम। तो इस समाज में भी अंबेडकर जो विजन देख रहे थे, मतलब दलित मुक्ति के प्रश्न पर, मैं दलित पे ही फोकस कर रहा हूँ, उनके सेंटर मैंने कहा ना, एजुकेशन था, एजुकेट करना है, संस्थाओं का निर्माण किया उन्होंने। और जब गोलमेज सम्मेलन में थे तो नवाबों राजाओं से उनकी लड़ाई भी थी गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 1347 पाउंड उस समय में उन नवाबों और राजाओं से चंदा लिया। दरभंगा महाराज भी 50 पाउंड दिए थे, क्योंकि आप ठीक है, लड़ाई झगड़ा ठीक है, लेकिन पैसा दीजिए, हमको बहिष्कृत छात्रों के लिए छात्रावास खोलना है। क्या जरूरत थी अम्बेडकर को करने की? क्या दलित राजनीति ने ये सीखा? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया उन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस खोले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, कई अखबार निकाले, आप जानते होंगे, और यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, इमारत फंड इकट्ठा किया, 1,11,000 समथिंग रुपए उन्होंने इकट्ठा की, जिसमें से 77,000 रुपये उनके सवर्ण दोस्तों ने दिए थे। चंदा लेते थे ना, एक एक पाई का हिसाब देते थे वो, एक एक पैसे का, नहीं तो आज मेरे पास डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सब, मैंने एक एक पैसे का हिसाब देते थे, वो अम्बेडकर थे। 6 लाख रुपया भारत सरकार के उस समय शिक्षा मंत्री थे जोगिंदर सिंह, सरदार जी थे, सरदार जोगिंदर सिंह, उनसे ब्याज मुक्त ऋण लिया, लोन लिया।
किस लिए लिया? अपना घर बनाने के लिए, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। हैदराबाद निज़ाम से ज़मीन लिया मिलिंद कॉलेज के लिए। क्या दलित राजनीति के विमर्श में ये मुद्दे हैं? संस्थानों के निर्माण के मुद्दे हैं। लीडरशिप जो है ना, इलेक्शन में नहीं पैदा होता है, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पैदा होता है। अगर अम्बेडकर कोलंबिया में नहीं होते, लंदन में नहीं पढ़े होते, तो वो अम्बेडकर होते जिस अम्बेडकर को हम आज जानते हैं। तो दलित राजनीति के विमर्श से खाली आप 90% लोगों से सर्वे कर लो, सब का मन है हमको विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है। लॉयर होगा तो वो जाके पॉलिटिक्स में पड़े। 20 साल पहले लॉ का प्रैक्टिस करो ना यार, सुप्रीम कोर्ट में जाके अच्छा लॉयर बनो पहले। जर्नलिस्ट हो तो अच्छा जर्नलिस्ट पहले बनो, एकेडमिशियन है तो अच्छा एकेडमिशियन बनो। सबको देखिए 22 साल से ही चस्का लग जाता है राजनीति का। टिकट तो लिमिटेड है ना, 545। सब लोग तो नहीं बन सकते हैं ना। बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे 243 है, उत्तर प्रदेश में 425 या 403 है। इतने ही लोग ना बन सकते हैं, सब लोग तो नहीं बन सकते हो ना। लेकिन नौकरी पेशा तो लाखों लोग कर सकते हैं ना, बिजनेस लाखों लोग कर सकते हैं। तो ये सारा मुद्दा गायब होके दलित राजनीति में, जिसको मैं ये बार बार ये भी कहता हूँ, इस दलित राजनीति ने अंबेडकर को उल्टा खड़ा कर दिया, सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। जो विजन था वो विजन गायब है, और सिर्फ नारों में वोट के लिए और अपनी कुर्सी के लिए अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है। नहीं तो कोई डिबेट करे ना। मैं बाबा साहब मैनिफेस्टो निकालते थे ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने बनाई, तो उसका बाकायदा बढ़िया मैनिफेस्टो बनाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उन्होंने बनाया 1951 में, उसका बाकायदा मैनिफेस्टो है। रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। कॉलेज खोले कि नेता बनने के लिए हम कॉलेज खोलेंगे। ये कहीं ये विमर्श वैसे तो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन दलितों को मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र की सबसे ज़्यादा कोट एंड कोट जिसकी पालकी सब ढो रहे हैं और नेताओं के कहने पे आप वोट दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डंडे अगर पड़ने हैं ना इसके, तो इन्हीं को पड़ने हैं सबसे ज़्यादा। बिकॉज अफर्मेटिव एक्शन से और आरक्षण की वजह से आपको नौकरी मिली, नौकरी खत्म, खेल खत्म। फिर जितना शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा ना, शहर में रह के एसी में रह के, खेत में काम करने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, प्रकृति के पास भेज देगा फिर गांव में। ये हाल है। तो ये बात है। नहीं तो आपने एक इशारों में चूंकि बात कही थी बिल्कुल शुरुआत में ही अपने वक्तव्य के, कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राजनीति हो रही है। मतलब आप मायावती की बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रही है। देखिए, किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे हम नहीं जानते ये बात, लेकिन मैंने पहले कहा था कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए। वोट परसेंटेज आपका डाउन हो रहा है। मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब थे? यूपीए 2 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद आप सीएम भी 5 साल के लिए कब बने? जब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पूरा प्रतीकों का बदलाव थोड़ी था, ये सब दर्शन का भी बदलाव था। और उसके पहले 3 बार आप बीजेपी के सपोर्ट से ही मुख्यमंत्री बने। तो हाथ तो आपने दामन जो है किसका थामा? डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में 1951 अक्टूबर नवंबर कैटेगरिकली कहा है कि हमारा कोई गठबंधन आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ नहीं होगा। क्या कांशीराम जी को या बड़े लीडर्स को ये बात, अठावले साहब को ये बात पता नहीं है? आज भी उनके नैरेटिव पे देखिए, सांपनाथ, नागनाथ। अरे पहले सांप और ये सब नैरेटिव बनता कहाँ है? सांप और नाग में अंतर है। कई सांप काटते हैं लेकिन जहर नहीं लगता है। नाग एक बार काटता है तो सीधे जो है पासपोर्ट के साथ वीज़ा दे देता है। समझ रहे हैं? तो भाई अगर बीजेपी आरएसएस बोले कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आज़ादी हमको 14 में मिली है, कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन ये अगर दलित बोलेगा तो मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक बात है। और 70 साल में नहीं कह रहा हूँ घी की गंगा बह रही थी या सब लोग उसमें डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आज़ादी के पहले जो एट्रोसिटीज़ था, जो कुछ भी नहीं था। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, वो सब एक बात से सहमत थे कि मुझे एक आधुनिक, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का राष्ट्र बनाना है। इस बात पे सहमत थे और रिजर्वेशन को लेकर भी सब सहमत हो गए।
तो गरीब मुल्क में बार बार कह रहा हूँ, यूजीसी उसी समय बना, मौलाना आज़ाद थे और तमाम 14 वर्ष तक शिक्षा फ्री। तो गरीब मुल्क में हम लोग फ्री में पढ़े, आप भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़े, लेकिन हम लोग तो गांव में पढ़े हैं। तो गरीब मुल्क में आईआईटी एम्स बने, विश्वविद्यालय बने, फ्री एजुकेशन मिला, दलितों को वजीफ़ा मिला, फ्रीशिप मिला, सब कुछ मिला। और अब 5 ट्रिलियन इकॉनमी है ना, 14 के बाद तो एकदम नया आज़ाद हुए हैं। मुझे तो लगता है मुझे आधे आज़ादी वाला ही दे दो, मुझे वही ज़्यादा बेहतर था। तो इस 10 साल में क्या हुआ है, फेलोशिप, वजीफ़ा मैं सब जानता हूँ। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप बंद है, विदेश जाने के लिए ख़त्म है ही मामला। वो EWS के लिए आपने 12 लाख शायद अभी किया है, और शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है 2.5 लाख रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लास 4 एम्प्लॉय का बच्चा भी पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र क्या, यही तो है। शिक्षा खत्म, अवसर खत्म। घोषणा थोड़ी की जाए कि हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं आज से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको खत्म कर दीजिए, अपने आप हो गया। घोषणा थोड़ी होना है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सब खत्म कर देंगे, खत्म। आपको अपने, आजकल तो 4 ईयर कोर्स आ गया ना, वर्ण व्यवस्था वाला, स्किल डेवलपमेंट। मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, 5 लेक्चर हमारे होते थे ट्यूटोरियल। उसके अलावा मैंने पुराने वाले में भी पढ़ाई है, जब भारत मुल्क था तो उसमें पढ़ा भी और पढ़ाया भी, और नए भारत में भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पुराने वाला ही बेहतर था। 5 लेक्चर लेता था, स्टूडेंट एकदम क्लास जैम पैक, चाय के दुकान पे भी चर्चा होती थी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में फेमिलियर हो गए तो पता है, हम लोग का पूरा क्लास के बाद दिन भर का टाइम जो है ना चाय पे चर्चा पे ही चलती थी। बाद में चाय पे चर्चा इधर आया है ना। तो अब जाके देखिए ऑनर्स के 3 क्लासेस हो गए हैं। अगर 2 टीचर हम शेयर कर रहे हो, मैं एक पढ़ा रहा हूँ अगर, और जिस दिन मेरी क्लास है उस दिन मान लो छुट्टी हो गया, कुछ प्रोग्राम हो गया, तो महीने में कितनी क्लासेस होंगी? जो रिदम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना जाता था BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए, उसको कोलैप्स। वहाँ सैक वैक आइसक्रीम बनाओ, मृदभांड जो पॉट बनाओ, मछली को कैसे खिलाना है ये सिखाओ, क्या क्या ये सब ऑनर्स कोर्स में सैक वैक के नाम पे पढ़ाया जा रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे पढ़ाया जा रहा है। अरे उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलो ना भाई, उसके लिए आप टेक्निकल कॉलेज खोलो। यूनिवर्सिटी एक सीरियस डिबेट का सेंटर है। यूनिवर्सिटी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, सॉरी, वो ज्ञान विज्ञान के सृजन का केंद्र है। और किसी किताब में आप देखिए प्रीफेस उठा के, यूनिवर्सिटी किसी किताब में कहीं लिखा हुआ है कि इस किताब को पढ़ने से आपको 80% नंबर आएगा, इस किताब को पढ़ने से आप IAS बनेंगे। वो कोचिंग वालों का काम है। हमारा काम एक सीरियस साइंटिफिक क्रिटिकल एकेडमिक डिबेट को बढ़ाना है, यही हमारा काम है। उसी को ये जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, उसी को डिमोलिश कर रहा है पूरा। एंड दोज हु आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस पॉलिसी, they have been penalized, different forms. तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट मैं तो खुश था पुराने वाले में ही, और मैं कितना 28 साल तकरीबन पढ़ा चुका हूँ। आप गो, मेरे पुराने स्टूडेंट बहुत सारे मीडिया हाउसेज मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी मिलेंगे, एकेडमिक से मिलेंगे, जाके कभी उनसे पूछिए, नए वाले से पूछिए। मैं कैंपस में ही रहता था ना, तो क्लास के बाद मेरा घर ही अड्डा हो जाता था। अब तो मेरे पास स्टूडेंट आ जाता, पता नहीं अथॉरिटी को डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या सिखा रहा है। मेरा ये सप्लीमेंट्री सवाल, ये मैंने सोचा नहीं हुआ था, आपके जवाब से निकला है। तो ये जो शिकायतें आप कर रहे हैं या जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स में क्यों नहीं दिखता है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर साल जो नए वोटर आते हैं उनका ज़्यादा हिस्सा बीजेपी को वोट दे रहा है, आंकड़े बताते हैं। भाई अब देखिए, सीरियस एकेडमिक डिबेट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना। दूसरा, आपको एक बात नोट कीजिएगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ बैठे हैं पढ़े होंगे, पहले हम लोग एनुअल मोड में एग्ज़ाम देते थे। साल में एक बार एग्ज़ाम होता था और उसके बाद एग्ज़ाम ब्रांच उसकी जिम्मेदारी लेता था। जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाती थी, 15-16 जुलाई से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब तो हाई टेक है ना, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, क्लासेस भी दूसरे क्लास का हो रहा है, एग्ज़ाम एडमिशन ही लेट हो रहा है सितंबर में, है ना। बहुत डेवलपमेंट हो, विश्व गुरु बन रहा है। और जब विश्व गुरु नहीं था तो उस समय टाइम पे सेमेस्टर चलता था, है ना। तो साल भर क्लासेस चलती थी।
स्टूडेंट टीचर फ्रेंडली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक खास बात रही है कि फ्रेंडली माहौल रहता है, कोई विंडिक्टिव नहीं। हम अपने डिसिप्लिन का जानते हैं, चाहे सोशल साइंसेज का जानते हैं। और शायद मेरे टीचर दोस्त ऐसे नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। तो जो टीचर से हमने सीखा वही अपने छात्रों को सिखाया। लेकिन अभी क्या है, 10 साल पहले सेमेस्टर, इंटरनल असेसमेंट समझ रहे हैं, मास्टर लोगों को मार्क्स देगा। तो मान लिया मैं लिबरल डेमोक्रेटिक, लेकिन सब लोग होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जैसे पहले होता था, कोर्स डिज़ाइन समझना पड़ेगा कि 2 पेपर 2 सब्सिडरी कोर्स। तो सब्सिडरी कभी स्टूडेंट किया नहीं किया, 2 क्लास लिया 3 क्लास लिया, उसका टाइम खाली है तो टीचर के साथ गपशप लॉन में मार रहा है। अब आप एक स्टूडेंट का जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टाइम टेबल किसी के उससे उठा कर देखिए, एक बार उठा कर देख लीजिए। सैक बैक के नाम पर 3-3 घंटा क्लास में बैठा था। बोले बैठे रहो, ऑनर्स क्लासेस कम हो गई, बैठे रहो। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैं बार बार प्रोवोक करता हूँ स्टूडेंट को, यू ऑलवेज आस्क अ न्यू क्वेश्चन, यू विल हैव अ न्यू आंसर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स। उसको प्रोवोक करता हूँ, बोलो यार, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्लास अगर साइलेंट हो गया तो इसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। वो मैंने कहा घोषणा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाएंगे कि पूरा मामला आपका गड़बड़। एक स्टूडेंट आके बोली हमको कि सर आप ना प्रोवोक करते हैं कि सवाल पूछो, ये करो। कई बार तो मुझे हम लोग को डराता है सब, लड़के स्टूडेंट बोली मुझे। तो जब सर्कमस्टांसेस इस तरह से बना दिया गया हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं चाह के भी चाहूँ कि मैं बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। इतनी क्लासेस इंगेज्ड हैं, 8:50 से लेके 3:50 तक, टाइम कहाँ है? तो इसलिए माहौल इस तरह का बना है कि आप, चूँकि देखिए हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा बवाली सब्जेक्ट है, इससे हुकूमतें डरती हैं। इसीलिए जब आता है ना सत्ता में तो सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस ही स्कूल का चेंज करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं करता है, क्योंकि उससे उसको डर नहीं। इसलिए अभी भी आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद भी निकल गए, कौन कौन लोग निकल गए, सब निकल गए। तो इसलिए जब आप समझ लीजिए हिस्ट्री सोशल साइंसेस पे ज़्यादा है कि इन लोग क्रिटिकल माइंड डेवलप करता है ना, वाई वेन वेयर हाउ व्हाट, 5 पॉइंट से हमारा काम शुरू होता है पहले, कि 5 पॉइंट आप इससे शुरू होगा, पहले ही क्लास में इससे शुरू होता है कि यू ऑलवेज आस्क न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सोर्सेज एंड यू विल गेट डिफरेंट आंसर डिफरेंट टाइम। एक और सवाल है कि पिछले दिनों एक सरसंघ चालक मोहन भागवत का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, 2022 का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब एक तरफ सरसंघ चालक ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ पिछले दिनों के हम सुर्खियां वेबसाइट अखबार उठा के देखें तो संभल की मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बदायूं में मस्जिद, अजमेर शरीफ। तो ये क्या विरोधाभास है? जबकि सरसंघ चालक का कहा हुआ तो पत्थर पे लकीर होता है दक्षिण पंथियों के लिए। आपके सवाल में ही जवाब है कि क्या सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत ने जितनी घटनाएं उस पर कोई टिप्पणी की है? अभी जितनी हो रही घटनाएं उसकी निंदा की है, कहा है कि मत करो? ये इनके दर्शन में है। 100 मुंह है ना, 100 मुंह है। कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। देखते हैं कई लोग फंसते हैं कई सारे केसेस में, मोलेस्टेशन केसेस में। इनका कोई डायरी मेंटेन है कि कौन कौन मेंबर है? जब फंस जाएगा तो बोल देगा कि हमारा मेंबर नहीं है। अभी आया था ना कि सरकारी बाबू लोग भी जो है शाखा में जाएंगे, हमने स्वागत किया था, लेकिन आप सबका रिकॉर्ड रखना कौन कौन बाबू लोग गए थे, मेंबरशिप दीजिए ना। तो ये एक मुंह कुछ और बोलेगा, दूसरा मुंह कुछ और बोलेगा। और आज से थोड़ी है, सावरकर माफ़ी मांग लिए, लेकिन उनको कहा हमारा स्ट्रेटजी था माफ़ी मांगना। वाह, समझ रहे? तो ये झूठ, उलट पुलट, कथा, कल्पना, कहानी, बोले या कुछ और करे या कुछ और, उधर बजरंग दल कुछ और करेगा, हिंदू महासभा कुछ और करेगा, संविधान की बात होगी, उधर गांधी के पुतले में गोली भी मारी जाएगी, धर्म संसद भी होगी, उसमें गाली भी दिया जाएगा गांधी को। संविधान बदलने की बात तो बीजेपी के नेता ही सब कर रहा था, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इनकी 100 मुँह हैं और 100 मुँह से जो है ना कुछ और बोलेगा तो बोला उल्टा समझना इस बात को। तो उनको भर्त्सना करनी चाहिए थी ना, नहीं किया ना, तो नहीं किया इसका मतलब साफ अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात है, सबसे उससे भी ज़्यादा
जो सवाल मेरे जहन में आता है कि जुडिशरी, यही काम रह गया है जुडिशरी के पास। अरे भाई खुदाई करना तो ये काम करते हैं, चुनौती है, इतिहास का छात्र होने के नाते चुनौती दे रहा हूं, थोड़ा डीप खुदाई करना। बौद्ध विहार निकलेगा तो वापस कर देना हमें, डीप करो ना, हिम्मत है। मेरी पीएचडी है राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे, बहुत इस लोग नाम लेता है, बहुत, एक लाइन पढ़ा नहीं होगा ढंग से। 10 साल में इन्होंने किसी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन पे कोई पीएचडी करवाया? उन्हीं का लेख है श्री रामेश्वरम धाम में जिसको शैतान करके चपत लगाया जाता है, वो बुद्ध की मूर्ति है। आप चलो जगन्नाथ, चलो बोध गया, अरे अयोध्या में भी जो निकला है अवशेष दिखाओ तो सही, छुपा के क्यों रखे हो? तो ये सबको डराते धमकाते हैं, और सवाल ये है कि सब थोड़ी डर जाएगा। अरे खुदाई करना है तो थोड़ा डीप खुदाई करना ना, फिर हो सकता है जैन मठ भी मिल जाए। गुजरात और कर्नाटक में तो जैन मठ भी मिल सकता है, क्योंकि पूरा एरिया ऑफ एक्टिविटी का सेंटर रहा है। राजस्थान में भी मिल सकता है, तो डीप खुदाई करिए ना, फिर बेईमानी नहीं क्यों? सर मेरी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी, ये जो तमाम प्रश्न रहे उन सब से अलग है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो जातियों के बड़े बड़े जो पेज हैं उनमें एक लड़ाई शुरू होती है कि फला राजा हमारा थे, फला राजा हमारे थे, हमारा राजा का तो इतने किलो का भाला होता था। फिर दूसरे जाति वाले बोलते कि ये भी हमारे राजा है ना, पोरस से लेके न जाने कौन कौन से। तो क्या हम माने कि ये जो राजाओं की जो लड़ाई है इसमें मैं कहीं भी नहीं देखती हूँ कि किसी ने कहा कि दलित राजा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे दलितों का इतिहास इस तरह का नहीं रहा जैसे और जाति है, जैसे राजपूतों के बड़े बड़े पेज होंगे, आप उनमें देखिएगा, है ना, इधर से हमारे हरियाणा वाले हम भी लगे रहते हैं जी फलाना राजा मारा था, हमारी यहाँ लड़ाई हुई थी। तो क्या ऐसे राजा ही रह गया है अब? हाथी था, अब कंधे पे जंजीर लेके घूमो, हमारे दादा हाथी पालते थे। नहीं, वो मैं मानती हूँ कि उसमें बहुत सारे मतलब सवाल भी हैं, लेकिन क्या ऐसा दलितों का भी इतिहास इस तरह का रहा? उसे देखिए दलित में आप कैसे समझते हैं? मल्टी लेयर्ड हायरार्की। शूद्र है, अति शूद्र अनटचेबल है। अनटचेबल इज आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, जिसको गांधी पंचम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो सम्राट अशोक पे भी क्लेम है कि भाई मौर्य थे, कुशवाहा थे, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं क्षत्रिय थे। गुप्ता पे भी कई तरह का क्लेम है कि गुप्त वैश्य थे। साउथ में जाएंगे तो सातवाहनाज हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो इस तरह के देखिए ओवरलैपिंग होता रहा ना। कभी कुछ जातियां, अस्पृश्यों में भी 2 तरह के हैं, एक सत एक असत। शूद्रों में भी 2 तरह के, कि जिससे काम लेना है उसको बोला तू तो बढ़िया है भाई, इधर आ जा, थोड़ा अंदर रहो। और जिससे काम नहीं लेना है, मेनियल वर्क कराना वाला, बाहर जाओ, गांव के बाहर जाओ। तो अभी तक जहां मेरी जानकारी है कि जिसको आप दलित कह रहे हैं, मैं उसको अस्पृश्य शब्द में ले रहा हूं, है ना। अब अस्पृश्य में कौन लोग आते थे, कौन राजा थे, मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि अस्पृश्य हो सकता है हो, लेकिन मेरी जानकारी में, क्योंकि अचानक आपका स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन ये। वैसे डलमऊ राज कहते हैं कि पासियों का राज है, ठीक है, शायद ये राज रहा हो। तो लेकिन जब राजा हम कैसे मानेंगे? कि जब आपके टकसाल कुछ दिखेंगे, कुछ एविडेंस मिलेंगे, कुछ लिटरेचर मिलेंगे। देखिए भावनाओं से, मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं सिर्फ कह देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिया कि मेरे दादा जो है कलकत्ता के पूरे वायस राय थे, तो मैं नहीं मानता। कुछ दस्तावेज चाहिए ना उसके लिए, कुछ एविडेंस चाहिए। तो ऐसे कई क्लेम्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि उस पर कोई सीरियस काम नहीं हुआ है। काम होना चाहिए, और उसके चाहिए ना भाई, टकसाल कॉइन्स भी तो जारी किया होगा भाई। 6th सेंचुरी BC में पंच मार्क्ड कॉइन्स है ना, गुप्ता के कॉइन्स है ना, अशोका के टाइम के कॉइन्स है ना। तो कुछ एविडेंस चाहिए। इसलिए मैं बार बार आगाह करता हूं कि हिस्ट्री इज ए मोस्ट सीरियस एंड डिबेटेबल सब्जेक्ट। तो बगैर प्रमाण के बात नहीं कहना चाहिए। एक खाली डलमऊ राजा का यहाँ पे जिक्र आता है, लेकिन उस पर कोई सीरियस एकेडमिक रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। अन्यथा शूद्र राजा तो बहुत रहे हैं। शूद्र जिसको अभी पिछड़ी जातियों में आप OBC में कह सकते हैं। अगर हरियाणा के आप हैं, अगर जाट अपने आप को पिछड़ी समझते हैं, तो हरियाणा तो जाटों का ही रहा है, फिर कह सकते हैं। उसी तरीके से और बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं ना। 6000 जातियां हैं,
कहीं कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट में होगी, वही जातियां दूसरे जगह ओबीसी में है ना, ओबीसी में है। तो इसका रीजनल वेरिएशन सब भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें और तलाशने की ज़रूरत है। एक खाली मेरे नाम जहन में आ रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, कहानी सुनता हूँ। हमारे मित्र हैं चंद्रभान जी भी कई बार इस पर सवाल किए हैं और कई कहानी, लेकिन उस पर कोई सीरियस एकेडमिक राइटिंग मुझे नहीं मिला अभी तक। मिलेगा तो जाहिर है पढ़ूंगा, फिर आगे विस्तार से बताऊंगा। और एक और इस तरह के सवालात होते हैं कि मान ले कि कोई भी पहलवान जीत गए तो उनकी तमाम जाति के लोग कि हमारा तो डीएनए ही ऐसा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे धूम मचा के आते हैं। तो ये जो डीएनए वाली जो लड़ाई है, मैं थोड़ा सा मतलब जो तमाम सवाल जो आपसे पूछेगा उनसे थोड़ा सा अलग मैं पूछूँ, क्योंकि मेरी जिज्ञासा है और मुझे लगा कि वो सही व्यक्ति हैं आप जिनसे ये सवाल किए जाने चाहिए। तो जैसे एक डीएनए, क्या वो उसे संपूर्ण जाति, संपूर्ण क्षेत्र, क्या उनका डीएनए माना जा सकता है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बहुत तरह तरह के चल रहे हैं। अब डीएनए किसका क्या है नहीं है, ब्लड ग्रुप तो मैं समझता हूँ कि आपका ये पॉजिटिव होगा तो मेरा भी यही पॉजिटिव होगा, मेरा लाल है तो आपका ब्लू नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह कई मिथ का क्रिएशन होता है। एक बात बताइए, जब वो जीत जाता है किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेता, तो उसका डीएनए सुपीरियर क्वालिटी का है ना, बड़ा। और उसके उसी डीएनए का जब रेपिस्ट अब मर्डरर मिलता है उसको क्या कहेंगे? ये सवाल मैं उठा रहा हूँ आपसे, क्योंकि भारत में अपराधियों की भी जाति होती है और इसकी विडंबना ये है, और मैं अगेन अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ, अमेरिका में दासों की, ब्लैक्स की आज़ादी के लिए सफ़ेद ने, वाइट्स का खून बहाया, लड़ा, युद्ध किया। इतिहास पर आप पलट के देखिए। अफ्रीका में वाइट्स ने लिबरेशन के लिए, इंडियंस के लिबरेशन के वहाँ साथ दिया, ठीक है। लेकिन क्या भारत में आपने ऐसा कोई भी इंस्टांस हमको बताइए, खास तौर से रिसेंट ईयर्स में, कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए इस तरह से लोग मतलब सड़क पे आए कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तो पता लगा कि आपके कम्युनिटी का कोई क्रिमिनल हो गया तो आप भी चुप हो जाइएगा, सोशल मीडिया पे मत लिखिएगा। एकदम क्लियर कट मैं कह रहा हूँ। और इसमें लीडर्स भी शामिल है, सोसाइटी शामिल है। सोशल मोरालिटी कहाँ पे है? यू आर क्लेमिंग क्रिमिनल। तो अपराधियों की भी जाती है। अगर किसी मूंछ रखने पे गोली मार दिया किसी खास कम्युनिटी का आदमी, तो उस कम्युनिटी का आदमी उसकी भर्त्सना की, तो इस सोचिए हम लोग कितना बीमार समाज में रहते हैं। उस कम्युनिटी में थोड़ी कि सब ऐसे लोग होंगे, पढ़े लिखे आईएएस भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, इंटेलेक्चुअल भी होंगे। क्या उन लोगों में इतनी विवेक समझ नहीं है कि वैसे लोग को डिसोन करना चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए? तो डीएनए होने वाला सवाल सब रहने दीजिए। इट इज़ ऑल अबाउट कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल, जिसको कल्चरल कैपिटल मिला, देखिए मेरे दादा दादी मजदूर थे, थोड़ा सा पिताजी को पैसा आया, हमारे भाई बहनों सबको पढ़ा दिया दिल्ली में, है ना, सब नौकरी में आ गए, अच्छे हो गए। मैं थोड़ा बेटर ऑफ हुआ, अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने विदेश भेज दी। तो आपके पास देखो डिफरेंस समझिए, जिसको सवर्ण आप कहते हैं या जिसको अस्पृश्य कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दोनों को समझना हो। दोनों के पास कल्चरल कैपिटल मेन चीज़ है। आपको यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो आपको कहीं डरने सहमने की ज़रूरत नहीं है। मामा है, फूफा है, चाचा है, कौन है, सब ने कहीं ना कहीं है। ये पूरा कल्चरल कैपिटल आपको एकदम पैकेज में मिलता है। क्या ये वैसे लोगों के लिए जो एक्सट्रीमली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं मिलता है? उलट होता है इसका। आईआईटी मेडिकल कॉलेज में जितने एट्रोसिटीज़ के मामले आते हैं सब दबा दिए जाते हैं। उसको ऐसा कंड्यूसिव माहौल दिया ही नहीं जाता है कि जिसमें वो नेचुरल तरीके से अपने टैलेंट को बढ़ा सके। एवरी डे आप जाइए चाइना में रहिए, आपको रोज वहाँ ह्यूमिलिएट करेगा, आप कैसे नेचुरल इंस्टिंक्ट बढ़ाएंगे? यही इंडियन लोग अमेरिका में जाता है तो एशियन के नाम पे सारा लाभ लेता है ना। यहाँ से जब स्टाफ लेके जाता है सर्वेंट, तो उसको चाहता है फ्री में ही लेके जाएं। तो इसीलिए मैं बीमार लोगों का भी देश कहता हूँ, बीमार लोग हैं यहाँ पे। साइंटिफिक, इफ आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज, तो आपके साथ भी होगा, तब भी हम खड़े रहेंगे। ये होनी चाहिए ना, ये भारत में संभव है। तो आपके सवाल में ही जवाब है। सर, दबंग दलित प्रोफेसर से मेरे दो सवाल हैं। पहला तो डीयू के बारे में जिक्र करूंगा, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ।
तो ये यूनिवर्सिटी जब मैं डीयू गया जब, और उसके बाद फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली में देखा, जेएनयू में जहाँ पे, तो एक डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। तो आप डीयू को कैसे परिभाषित करते हैं इन यूनिवर्सिटियों के कंपैरिजन में? आपको क्या वहाँ अलग लगता है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आप आज यहाँ बातें कह रहे हैं, जिस नैरेटिव पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब डूसू का इलेक्शन होता है तो एक चुनाव वहाँ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, पूरी चुनावी प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर सुविधाओं पे कहीं कोई बात नहीं होती। वो किस तरह का इलेक्शन है? डूसू क्या है, डीयू क्या है, क्या कहेंगे आप? किस कॉलेज में पढ़े हैं आप? मैं डीसीएसी। अच्छा, डीसीएससी में पढ़े हैं। तो दबंग मैंने फिल्म वाला दबंग नहीं कहा है, मैंने एकेडमिया का दबंग कहा। वोकल दबंग ना, ये कि अगर मैं कहा कि नहीं डरता तो नहीं डरता, बस सिंपल। तो उस सेंस में उसको लीजिएगा। दलित प्रोफेसर बहुत जनरलाइज हो जाता है, बहुत सारे दलित प्रोफेसर हैं और कितने लोग कौन कौन सी शाखा में जा रहे हैं मुझे पता है कि सबको, किसी को रजिस्ट्रार बनना है, किसी को वीसी बनना है। मैं टीचर ही रहूँ ये मेरे लिए काफ़ी है, कुछ पब्लिश कर पाऊँ ये काफ़ी है मेरे। तो मुझे कुछ बनना नहीं है वैसे, मतलब पोजीशन, पावर। तो मैंने कहा ना, पहले ही आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया था, मुझे 9 से 5 की ड्यूटी पसंद नहीं, तो उस सेंस में मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर के लोगों का माइग्रेशन कब शुरू हुआ? 80s के आसपास। क्यों हुआ? क्योंकि रीजनल यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगा। 90 के दशक से ये रफ्तार और तेज हो गया, ठीक है। इसलिए स्पेशली बिहार से, उत्तर प्रदेश से काफ़ी स्टूडेंट्स अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों आया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों आया? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एकोमोडेटिव था। हम ये भी आपको बता सकते हैं कि पैसा रहे चाहे नहीं रहे, अगर आ गया, लटक गया दिल्ली में, तो पढ़ ही जाता था सब। दोस्त लोग देख लिया, कुछ देख लिया, कपड़े नहीं है कोई खरीद दिया, भाई ये रूम हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल में 2-3 आदमी उसी में सुला लिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर रहा है। हम लोग भी वैसे ही रहे हैं, है ना, कि पूरा इतना पैसे थोड़ी थे। दोस्त लोग, हम एक नाम देते हैं उसमें, वो कार्ल मार्क्स साहब ने पढ़ा होगा ना, कई मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मैं उसमें एक और मोड ऑफ प्रोडक्शन जोड़ दिया मैंने, उसका नाम है फ्रेंड्स मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ नहीं है तो चलो, दोस्त लोग हैं ना, काम चल जाएगा। तो एक शानदार यूनिवर्सिटी जिसमें सस्ते दर पे एजुकेशन मिल रहा था, ठीक है, एक शानदार यूनिवर्सिटी। और ख़ास तौर से मैं ग्रेजुएशन के लिए कह रहा हूँ। आप पढ़े हैं तो कब पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन पुराने भारत में जो कमजोर, आज़ादी के बाद, नहीं आज़ादी अच्छा, हम लोग पुराने वाले हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब आई एंजॉयड इट, बहुत मज़ा आया। और बहुत केयरिंग लोग होते थे। अब तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और दूसरी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक ये सराउंडिंग में जो यूनिवर्सिटी सब मशरूमिंग हो रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो कैसे होगी? तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन है, मार्केट फोर्स है कि ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों को, जेएनयू में देखा ना, क्या टैंक वैंक लेके जा रहा था उधर। और जितने लोग इसकी वकालत कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया हो रहा है, उन सब के पिताजी या दादाजी उसी यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज में पढ़े होंगे और खुद भी पढ़ा होगा। तो इसको डिसमेंटल जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक फिर मार्केट फ्लरिश नहीं करेगा। तो एक पूरा डिज़ाइन इसको मैं समझता हूँ। दूसरी बात है कि स्टूडेंट इलेक्शन में मैं क्या टिप्पणी करूँ, कि जिस तरह का कैरेक्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, डिफरेंट है ना, डिफरेंट कल्चर, पार्ट्स, दिस दैट सब आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग एक तरह से पॉलिटिक्स में है, लगता है ना अगला कदम डाल रहे हैं, उस तरीके से देखते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि बहुत सक्सेसफुल लीडर रहे हों, बहुत कम हुआ है। लेकिन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सामने है, तो सब दिखता है। इस बार हाई कोर्ट ने तो स्टे भी कर दिया था, रोक भी दिया था उसका रिजल्ट। चलिए, अगला सवाल है मेरा कि अलग अलग सोशल मीडिया पे आजकल आइकन्स हैं, और जैसे आप अंबेडकर की राइटिंग्स को लेकर बात करते हैं, दलित आइडेंटिटी को लेकर बात करते हैं, और इसी तरीके से लोग अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं। तो मैं कुछ जिक्र करूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक टाइम के बाद हम सुबह उठ के उनका ट्वीट देखते हैं तो पता लगता है कि आज वो पलटी मार गए हैं। अभी तक वो इस पाले में थे, अब उन्होंने जगह बदल ली है। तो ऐसे छोड़िए, उस पर टिप्पणी मैं नहीं बदला हूँ जी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, देखिए ऐसा है, मैं जानता हूँ। और देखिए, इतिहास
मैं कई लोगों का कई तरह से नाम आता है। ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे कुछ नहीं कहते होंगे, ऐसा भी नहीं है। जब बाजार सजी है तो सबके दाम लगाने की कोशिश नहीं, सबके दाम लगेंगे ही लगेंगे। तो बहुत लोग आपके मीडिया से भी कहाँ चले गए आपको पता ही है। दिन रात तो क्या हो रहा है मेन स्ट्रीम में तो वो भी हम जानते हैं। दिन रात क्या हो रहा है वो भी हम जानते हैं। तो पार्ट है लाइफ का। बहुत लोगों के पास इस तरह के ऑफर आए होंगे, लेकिन लोग समझते हैं कि इतिहास में कम से कम मुझे लोगों को चेहरा भी तो दिखाना होगा। तो ये मतलब सारा खेल विटामिन एम का ही है। हाँ, सबकी अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग है। मैं तो समझता हूँ 2-4-5 किताब और ढंग का मैं लिख लिया तो मेरा कम से कम इस लाइफ का काम तो कंप्लीट हो गया। चलिए, कहाँ गांव से चल के आए थे एक बैग लेके, अब मेरी किताबें दुनिया भर की लाइब्रेरी में, तो ये मेरे लिए यही गर्व की बात है। आपने कहा सर आप एकेडमिक के दबंग प्रोफेसर अरे हैं। दबंग अब छोड़ जाइए, वो तो शुरू तो में आप कोई ऐसा काम बताना चाहें जो आपने दबंग तरीके से किया हो? सारे काम ही उसी तरह करता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। आप मेरे ऊपर कितने सारे केसेस हैं आपको पता है। नहीं तो अब जब बता ही रहे तो जेल वाला किस्सा ही बता दीजिए। उस पर उस इशू पे टिप्पणी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कोर्ट से रिस्ट्रिक्शन है, तो उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जानते हैं लड़ाई मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ की है, और उसी में भारत के इतिहास का दर्शन है, ख़ास तौर से हमारे लिए। वो लड़ाई है नज़र में नज़र मिला के बात करने की। डॉक्टर अंबेडकर रोट, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन than to live a life devoid of self respect। यहाँ तो अस्पृश्य दलितों का सेल्फ रेस्पेक्ट वो तार तार हजारों साल से मार लाद के उसको खत्म कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ आप में से मनुस्मृति नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी प्रथाएं जो है ना, प्रथाएं जनरेशन टू जनरेशन आपको उस तरह का बना देती हैं। तो मेरे लिए जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपके आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो यही विद्रोह है आपकी नज़र में, मेरा विद्रोह है। इतने सारे मुकदमे लड़ते हुए और इतने सारे सोशल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के बावजूद आपके साथ भी 1 घंटा से ज़्यादा बैठ चुका हूँ। आप काट छाट करेंगे इसमें? नहीं कोई काट छाट नहीं, एकदम ऐसा ही आएगा। अगर मैं आप दलित एक्टिविस्ट मुझे कह सकते हैं, लेकिन मेरी PhD जानते हैं किस पे है? काशी प्रसाद जायसवाल पे है, और 5-6 किताबें मेरी पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है। इतने चुनौतियों के बावजूद एकेडमिक काम प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज़ माय प्राइमरी वर्क। वो प्रोड्यूस करना, एक तो ये मान सकते हैं आप, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। अभी अगली किताब प्रेस में अभी आ रही है, धर्मांतरण, अंबेडकर का धर्मद्रोह, वो भी चली गई है। नेक्स्ट किताब, यही एक काम है बड़ा। दूसरा, कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने पूछ लिया क्या है, तो चूंकि जो एकेडमिशियन हूँ तो क्राउड फंडिंग करके 3 बच्चों को 50 लाख रुपए देके पढ़ा दिया। लंदन, जर्मनी, जो गरीब बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, तो बढ़ा दिया। इसके अलावा और सारा कैंपेन चलता रहता है। पहले हमने वोटिंग राइट्स के लिए भी कैंपेन चला, EFG ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक्सरसाइज फ्रेंचाइज फॉर गुड गवर्नेंस। दिल्ली के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, वो हमारी प्रेसिडेंट थी। तो ठीक है, नौकरी वोकरी है, चलते रहेगा, लेकिन कुछ कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको ये बता दूं, दलित लिटरेचर में जो एकेडमिया के बाहर है उन लोगों ने ज़्यादा लिखा है। तो आप क्या समझते हैं, एक आर्टिकल लिखने के लिए 6-6 महीना कमर कुर्सी एक करना होता है। तो पढ़ाने के अलावा जब यूनिवर्सिटी आपको खुद ही परेशान कर रही हो, सिस्टम आपको दबाने में लगा हो, उस ऐसी परिस्थिति में भी आप अगर प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं, और मेरी किताबें सब अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए अमेजन पे। वो कुंजी छाप नहीं है हमारी किताबें, कुंजी छाप नहीं है। तो इन चुनौतियों के बीच अपना एकेडमिक काम करना ही मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शुक्रिया। चूँकि आपको ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है और आप बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि मैं दलित हूँ और दलित पॉलिटिक्स पर बात भी करते हैं। मैं जरा नेताओं के नाम ले रहा हूँ और आप उनको दलित पॉलिटिक्स के हिसाब से बताइए आपको कैसे लगते हैं। पहला नाम मायावती। मैं पहले कह चुका हूँ कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और 4थी बार ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी में आंसर छुपा है। अगर आपके रोल मॉडल कांशीराम हैं, तो कांशीराम तो बहुत संगठन चलाते थे, आंदोलन करते थे, साइकिल यात्रा करते थे, सड़क पे उतरते थे, रामलीला ग्राउंड में सभा करते थे। तो आपकी पॉलिटिक्स क्या है बॉस? अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 9वीं क्लास बच्चा भी आपको बता देगा। चिराग पासवान।
देखिए आप नेता, ये लोग कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के लीडरशिप, जिस समाज का लीडरशिप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आएगा तो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए ही लड़ेगा ना। जिसको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं होगी, जो अंबेडकर का ए नहीं पढ़ा होगा और उसको आप दलित पॉलिटिक्स आप ब्रांड कर रहे हैं, वो तो हनुमान बनना चाहते वो हनुमान बन गए ना, तो कहाँ गए वो भी देख लीजिए। इसलिए पहले हम कह चुके हैं कि ये सब पालकी ढोड़ा है हिंदू राष्ट्र का, पहले कह चुके हैं ये बात हम। चाहे जीतन राम मांझी है, चाहे अठावले साहब हैं उधर, इतिहास इनको कैसे देखेगा, समीक्षा करेगा, मैं नहीं जानता। एक और नाम है, बड़ा चर्चित नाम है, आज पहली बार सांसद होंगे, चंद्रशेखर आजाद। अच्छे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन अभी उनका समीक्षा होना बाकी है। अभी तो ही इज़ टू यंग, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या किस पॉलिसी पे क्या स्टैंड लेंगे, तो अभी इट इज़ टू अर्ली। देखिए हम लोग टीवी वाले नहीं हैं कि बैठ के जो मर्जी है बोलते रहें, एक मौलाना बैठ गए, एक पंडित जी बैठ गए, जो मर्जी है अल बल 1 घंटा बोलते रहो, वो वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग आराम से पहले ऑब्जर्व करते हैं कि तुम्हारी पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं। असेसमेंट होगा जब आप 4 ऐसे इश्यूज आएंगे पार्लियामेंट में जहाँ पे आपको वोटिंग करनी हो, जहाँ आपको अब बहस करना हो, तब ना असेसमेंट होगा। तो ऐसे क्या कह दूँ। तो राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं स्टैंड की, वो तो लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी तो कहती है कि वो अपनी जाति बता दें, लोगों की जाति पूछ रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरोप ये कि बिल फाड़ देने वाले वही हैं, और उसके बाद जाति जनगणना की बात करें। राहुल गांधी को कैसे आप रेट करते हैं? देखिए जैसे एक सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है ना, वैसे इंडिविजुअल का भी एवोल्यूशन होता है, और जाहिर है कि 20 साल में राहुल गांधी का एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ा है कि जब पॉलिटिक्स में आए थे तो एकदम गुड बॉय टाइप से थे ना, घर से निकले और सब कुछ मिल गया। लेकिन जब गांधी आए थे भारत में अफ्रीका से, तो गोखले ने उनको क्या कहा था कि भारत घूमो, पहले नब्ज पहचानो, तब राजनीति करना। अंबेडकर भी भ्रमण किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी भ्रमण किए थे पूरा। तो जब ये भ्रमण कर रहे हैं तो इनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, मुद्दों की समझ हो रही है। और जाति है तो जाति गिनने में क्या हर्ज है यार। ये तो मोदी जी कहते हैं ना 27 ओबीसी मैंने मिनिस्टर बना दी, मैं खुद ही नीच जाति का हूँ, मुझे कहा गया ऐसा, कहते हैं ना, तो उसी को गिनवा लो। इस चक्कर में तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो मैंडेटरी करना होना था वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या वही है जो इंदिरा गांधी के सामने 69 में था। राहुल गांधी जो सोच रहे हैं और पार्टी का जो ऊपर से नीचे तक रैंक एंड फाइल है, वो जो सोच रहा है उसमें डिफरेंस है। वो जो कह रहे हैं उनका जिला अध्यक्ष बोल रहा है क्या जी, और वो जो है उनका क्या पार्टी और प्रवक्ता ऑफिस बेरर्स बोल रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या उनकी पार्टी के लोग जिस जनगणना या जिस प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं वो दिखता है। एक नाम और, क्यों लंबी एग्जैक्टली उस सवाल में जवाब है आपका। बिल्कुल, एक और नाम देता हूँ, अखिलेश यादव, बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से बदले हुए? दलित पॉलिटिक्स को लेकर तो पीडीए बनाया है ना, पिछली बार उनको लग रहा था कि वो सारे लोग मुझे वोट दे देंगे। मैं मिजाज समझता हूँ, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। आपको चंदा मिल जाएगा, साथ में खाना खा लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। अब इतनी समझ अगर नहीं हो पॉलिटिक्स में कि कौन मेरा वोटर है और कौन मेरा वोटर नहीं है, और सबका वोट सबको नहीं मिलता है, याद रखिएगा। सबका एक ना कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, और सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग अभी बीजेपी कर रहा है। अपर कास्ट कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, कायस्थ, जायसवाल, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका जैसे मर्सिडीज बनता है ना, तो उसमें टायर कोई और कंपनी बनाता है, गियर कोई और कंपनी बनाता है, और उसको इकट्ठा करके मारा मर्सिडीज़ का पंच वाला, लो मर्सिडीज़ तैयार है। तो अपना कोर वो रखे हुए, इसका नट बोल्ट उधर निषाद पार्टी है, उधर चिराग पासवान है, उधर मांझी जी हैं, अठावले जी हैं, फिर शिवसेना, दूसरे गुट, समझ रहे हैं। तो नट बोल्ट सब जगह से फिट किए हुए, ये सीखना चाहिए बीजेपी से लोगों को। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव सीख रहे हैं? तो पीडीए पे आ गए ना, तो ये तो अच्छी बात है कि पिछली बार तो 19 के चुनाव में उनको लग रहा था कि पीडीए मतलब सब लोग हमको वोट दे देंगे। अरे भाई साहब, पहले आरएसएस का दर्शन समझिए। जब एसपी को हराना था तो बीएसपी के साथ थे, जब एसपी को हराना था बीएसपी के साथ थे, जब बीएसपी को हराना था एसपी के साथ, जब उनका अपना घर मजबूत हो गया, प्रचंड बहुमत आ गया, तब वो उनके कोर वोटर आपको वोट क्यों देंगे?
आप भी तो यूपी से होंगे, आपको तो आइडिया ही होगा कैसे वोटिंग पैटर्न चलता है। 92 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फिक्स कर दिया था कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, हम आरक्षण को आगे लेके जाएंगे। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये प्रैक्टिकल है भी क्या? नहीं, ये समझिए, सीमा तो ऑलरेडी तोड़ दिया बीजेपी ने। 50% का सीमा टूट चुका है, 10% EWS आ चुका है, और उस पर मेरे से सहमत होंगे या सहमत होंगे अलग बात है, लेकिन बीएसपी का जो कोर वोटर था उसको खुश करने के लिए उन्होंने कर दिया। कोई डेटा था, कोई आंकड़ा था, कोई कमीशन बैठा, 48 घंटे में 10% कैसे आ गया? कोई भी पढ़ा लिखा साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी कम से कम बेसिक सवाल तो इतना पूछेगा ना, 10% का आंकड़ा कैसे आ गया आपके पास? तो वो टूट चुका है ऑलरेडी। उसके पहले भी कई राज्यों में आप जाएंगे, तमिलनाडु में 69% है, हिमाचल में कुछ है, मैंने एक बार आंकड़ा निकाला था, 8-9 राज्यों में वो सीमा नहीं है। तो ये तो बीजेपी खुद तोड़ चुकी है ना, इसमें राहुल गांधी क्या कहेंगे? तो जो बात है सही है। अभी देखिए नीतीश कुमार इनके पार्टनर हैं, और वहाँ 65% किया था, उसको स्टे कर दिया, अभी चुपचाप बैठे हुए। और जो दूसरी एक जो डिबेट चल रही है मुस्लिम आरक्षण के लिए, कई राज्यों ने किया हुआ है अलग अलग तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आरक्षण भी इस देश में प्रैक्टिकल है राष्ट्रीय स्तर पर? पहला जातीय आरक्षण जो है ना, वो है EWS आरक्षण, पहला जातीय आरक्षण, कि उसमें यह है कि भाई सिर्फ इन्हीं जाति के लोगों को मिलेगा, सिर्फ इन्हीं जाति के लोगों को मिलेगा आरक्षण। OBC सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर था, और OBC में आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, आपको ठाकुर भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, ठीक है। पहाड़ी एरिया में जाएं तो ट्राइब में भी आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, समझ गए, ब्राह्मण भी मिल जाएंगे। लेकिन EWS में सिर्फ अपर कास्ट ही रहेगा। नहीं, मैंने मुस्लिम आरक्षण का पूछा आपसे। तो सवाल जब सब आप घाल मेल कर ही दिए हैं, घाली मेल हो गया ना पूरा। EWS का 12 लाख होगा लिमिट, इनकम लिमिट, और शेड्यूल कास्ट का होगा 2.5 लाख। ये दुनिया के किसी जुरिस्प्रूडेंस में ये जस्टिफाइड होगा? आपने तो आरक्षण की धज्जियां उड़ा के मजाक बना के रख दिया। जो बेसिक मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आपने तार तार कर दिया। दूसरी बात है, आरक्षण कहाँ? सवाल तो ये भी है ना, डिबेट उलझा के रखा हुआ, सारा धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है। पार्लियामेंट का आधा स्टाफ प्राइवेटाइज हो गया होगा, सिक्योरिटी वगैरह जितना है। एयरपोर्ट पे जाइए, अब CI साहब नहीं मिलता है, दूसरा मिलता है। कॉलेज, सारे सरकारी संस्थाओं में जाइए, 3-4 जो है ना, सब आउटसोर्स हो चुका है। वेयर? रेलवे का आधा से ज़्यादा हो चुका है, खेल खत्म। जहाज, एक एयर इंडिया था, बिना जहाज के जहाज मंत्री हमारे यहाँ, सोचिए, बिना जहाज के जहाज मंत्री है ना। एक जहाज था एयर इंडिया, वही बेच दिए। तो सवाल, इससे फंडामेंटल सवाल लेके जाइए कि जब आप कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में यही सब बना था जिसको आप बेच रहे हैं। उसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही रिजर्वेशन की बात होगी ना। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट रहेगा तभी ना। तो इसलिए जब आपने घाली मेल कर दिया, इसमें तरह तरह के डिबेट उठेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरत आरक्षण की किसको थी? जिसमें संविधान सभा में भी लोगों ने मान लिया। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित कौन है? ये सवाल पूछें, जो सबका डंडा खाता है, जो सबसे ह्यूमिलिएट होता है। आरक्षण उसके लिए था ना। अगर ब्राह्मण कोई गरीब है तो सोसाइटी की वजह से है कि सरकार के नीतियों की वजह से है? सवाल उठाता हूं मैं। कोई गरीब है तो किसकी वजह से है? सोसाइटी की वजह से तो नहीं है ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी वजह से। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। इसलिए RSS बीजेपी तो क्लियर है इसमें कि इतना घाल मेल कर दो ना। जैसे हम लोग खेलते थे ना ये बचपन में, सब मिला दिए, इधर उधर कर दिए, ढूंढते रहो अपना। तो आरक्षण को 10 सालों में पूरा मजाक बना के रख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। EWS जितने अपॉइंटमेंट हो रहा है, जरा उसका EWS जरा पता कर दीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। NFS हो रहे हैं इधर, EWS सारा हो रहा है। कोई ओपन कैटेगरी में NFS नहीं होता है, सब काबिल ही रहते हैं। तो ये सब पूरा ब्लर कर दिया है, इसका कोई मायने नहीं है।
बाकी जो दलित बैकवर्ड नेता हैं वो सवाल उठाएं कि कहाँ पे आरक्षण लेंगे। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया सर, कर लेंगे। बस ये कह रहे हैं कि आप ये तो बता दीजिए कैसी लगी बातचीत। बहुत बढ़िया था। और मुसलमानों पहले कास्ट सर्वे हो, उसके बाद पता लगेगा कि मुसलमान क्या होगा। मुसलमान को तो बेचारा को वो हालत करके रख दिए हैं कि वो खाली ये कहता है कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा फ्रिज मत चेक करना कि कौन सा मांस रखा हुआ है, ये हालत कर दिए हैं। उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया का ही बहुत बड़ा रोल है कि मुसलमानों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में इतना डाल दिए हैं। जबकि संविधान सभा में क्या डिबेट हुआ था, मैं डिबेट लेकर आया हूं, मैं पढ़ के आपको बता सकता हूं कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होते हैं। मेरे फाइल में सब पेपर रखा रहता है। लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों ने ऐसी मानसिकता नहीं अपनाई। जो संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को सहूलियत दी जा रही है वो ठीक है, मैं सहमत हूं। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या खत्म हो, ये बहुसंख्यक मेजॉरिटी के व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस दिन मेजॉरिटी ये सोच लेगा कि अल्पसंख्यकवाद खत्म हो जाओ, भेदभाव करना छोड़ दोगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खत्म हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जाकर देखिए। तो संविधान सभा के लोग ज़्यादा महान थे कि आजकल कठमुल्ला जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा महान है। आप तय कर लीजिए। न्यायमूर्ति कहते हैं ना, न्याय का मंदिर कहते हैं। लुक एट द टर्मिनोलॉजी। इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखे लोग संविधान सभा में थे कि आज के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। पार्लियामेंट में उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना, सब अंग्रेजी बोलते थे उस समय। आज तो हिंदी लिटरेचर भी नहीं पढ़ता। ये कह रहे थे एक सार हो जाएंगे। अपनी स्वेच्छा से इन्होंने भारत को कबूल किया है। आज क्या हो रहा है ना, मीडिया से लेके जुडिशरी, नेता, पॉलिटिकल, सब मुसलमान को एकदम फुटबॉल बना के रखा हुआ है। अभी आरक्षण तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। अभी तो उसको सिक्योरिटी चाहिए। और मुसलमानों ने भारत में कभी मुसलमानों को अपना नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना। ये हिंदू पॉलिटिशियन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो। और इसके लिए ज़रूरत पड़े तो सड़क पे आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप सभी दर्शकों से एक अपील कि न्यूज़ तक को सब्सक्राइब कीजिए और मंच देखते रहिए। नमस्कार।